चलिए अब हम देखते हैं कितना। तो चलिए सात, सात आपको समझ में आ गया ना। सात में क्या करना था, सात में ही ना करना था कि सात कितना में था, देखिए तो पेज नंबर कितना में था, 100। हाँ देखिए है, सात में ही दिया हुआ था कि रेखा जो एक ही रेखा के समांतर हो, परस्पर समांतर होते हैं। कहने का मतलब है कि ये दोनों पहले से क्या है, समांतर है। ए और बी समांतर है, और एक हम सी डी के समांतर जो है क्या, देखिए ए बी और सी डी आपका समांतर पहले से है, और हम सी डी के समांतर ई एफ को खींच दिए, तो एक मतलब ई एफ है, ए बी के भी क्या होगा, समांतर हो जाएगा। ठीक, चलिए 8 में देखते हैं हम, इसको मिटाते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम चलते हैं केमा में, प्रमेय 8 में। 8 को समझा देते हैं। चलिए 8 कितना में है, चलिए 8 को देखते हैं। हाला बंद कीजिए, आवाज सही जा रहा है ना। हाँ चलिए ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ पर 8 में क्या दिया गया है, साधारण प्रतिज्ञा में कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री है ना, अर्थात दो समकोण होता है। यानी ये हमको जानने का जरूरत नहीं, कोई भी त्रिभुज रहे, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल ए बी सी, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस और कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। ये आपको कितना में दिया है, प्रमेय 8 में। प्रमेय कितना में, 8 में हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होगा, 180 हो जाएगा। ये आपका प्रमेय 8 में होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं। आते हैं प्रमेय कितना, 9। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बना बहिष्य कोण दो सुदूर अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि मान के चलिए कि ये मेरा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। ठीक, ये क्या है, त्रिभुज है। ध्यान से देखिएगा, इसका नाम क्या है, ए बी सी है ना। ये प्रमेय हम कितना में बता रहे हैं, जल्दी बताइए। तो प्रमेय हम 9 में बता रहे हैं। ठीक है, प्रमेय 9 में क्या है, फिर से ध्यान से समझना है, बोर्ड पर ख्याल ध्यान होना चाहिए प्रत्येक बच्चा को। अच्छा अब हम चलेंगे, 9 तो बता दिए अभी ना, बोलिए 9 बताएं कि नहीं बताएं, नहीं तो किसी, हाँ देखिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बना बहिष्य कोण दो सुदूर अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। अब कहने का मतलब ही है, ये बताइए इस भुजा को हम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, जल्दी देखिए, बीसी नाम है ना। तो चलिए बीसी को अगर मैं बढ़ा दें, बढ़ा दिए, चलिए बताइए इसको क्या बोलते हैं, ये जो कोण बना इसको क्या बोलते हैं, बहिष्य कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये बहिष्य कोण जो है सुदूर अंतः कोण के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। तो अब ई पहले बताइए कि ई कोण और ई कोण, यानी कि ये मान के चलिए कि आपका 70 डिग्री है, कितना है, 70 है। और ये मान के चलिए कि आपका 40 डिग्री है, कितना है, 40 डिग्री है। तो फटाफट बताइए कि बहिष्य कोण कितना हो जाएगा। तो ये दोनों के ई कोण के छोड़ के इसको सुदूर अंतः कोण बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ये दोनों के योगफल करेंगे तो 7 4 11 यानी 110 डिग्री बहिष्य कोण। समझ में आया। अगर हम ये भुजा को बढ़ा देते हैं, देखो ध्यान से, ई भुजा को बढ़ा देते हैं तो बताइए बहिष्य कोण ये बनेगा, बन गया। तो बताइए ई बहिष्य कोण के योगफल कितना होगा, से बताइए। तो यहाँ पर जो है, अब हमको ई कोण पता नहीं अभी तक है, नहीं पता है ना, तो इसको रैखिक कोण से निकाल दो। तो ये दोनों का योगफल 180 होता है, 180 होता है ना। तो बताइए ये कितना होगा, कितना होगा, 70 होगा था ना। दोनों का योगफल 180 हो जाएगा, है ना। अब ई पहले बताइए कि अब इसका योग कितना आता है, ई कोण के छोड़ दीजिए, इस सुदूर अंतः कोण के योगफल, तो यानी कि 140। अब इसी तरह से इसको आगे में बढ़ा दें तो ई बहिष्य कोण हो जाएगा, तो इसका योगफल कितना होगा, तो ये 70 है, आई 40 है, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए। यानी कि आपका 9वां प्रमेय भी समझ में आ गया, 9वां प्रमेय। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रमेय नंबर कितना, प्रमेय कितना, 10। प्रमेय
10। अब प्रमेय 10 में क्या है इसको ध्यान से आप समझिए बढ़िया से। ठीक, चलिए देखते हैं प्रमेय 10। चलिए आ जाइए, प्रमेय 10 कहाँ भागल है। चलिए आते हैं प्रमेय 10 में। देखिए प्रमेय 10 में क्या दिया जा रहा है। अच्छा बताइए, सबको ये समझ में आ रहा है? अब प्रमेय बढ़िया से याद हो जाएगा, याद हो जाएगा ना पक्का। चलिए देखिए, त्रिभुज की बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि त्रिभुज के बराबर भुजा के समूह कोण, जैसे कोई हम त्रिभुज बना दिए, ठीक, इन्हें नहीं बनाते हैं, इन्हें सीट अभी हमको खाली रखना है, ठीक ना। चलिए कहाँ बना, यहां बना देते हैं, हो गया। देखिए ये त्रिभुज बन गया। ये क्या है, क्या है, ये त्रिभुज है, ये है, ये बी है, IC है। ध्यान से देखिए, ई भुजा का बराबर है, ठीक, यानी कि AB भुजा, यानी AB भुजा AC के बराबर है, AC के बराबर है। तो बताइए इसके बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बताइए AB के सामने के कोण C और AC के सामने के कोण B। तो जब AB बराबर AC, तो इसलिए कोण कितना, जल्दी बताइए, कोण B बराबर कोण C। बोलिए होगा या नहीं होगा, समझ में आया। यानी बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। और बराबर कोण के सामने के भुजा भी बराबर होते हैं। हो जाएगा नहीं, इसका उल्टा हम अगर बोले तो यही होगा ना। जब बराबर भुजा के सामने का क्या, जब बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर हो जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे रखिए, तो ऐसे रख लीजिए। तो बराबर, जब बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर हो रहा है, तो बताइए कि बराबर कोण के सामने का भुजा भी क्या हो जाएगा, क्या होगा, बराबर होगा। यही है ना। चलिए आते हैं हम प्रमेय कितना में, निकालिए प्रमेय 11, प्रमेय 11, ठीक है। प्रमेय 11 में क्या दिया गया है, हाँ देखिए, प्रमेय 11 में है कि यदि एक त्रिभुज के, है ना, दो कोण और उनकी आंतरिक, है ना, एक त्रिभुज के दो कोण और उनके आंतरिक, ऐसे रखिए, आंतरिक भुजा क्रमशः, है ना, दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और उनकी आंतरिक भुजा के बराबर हो, तो वे त्रिभुज क्या होते हैं, सर्गवांगसम होते हैं। क्या होते हैं, सर्गवांगसम होते हैं। इसका कहने का मतलब है, सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि सर्गवांगसम क्या होता है और समरूप क्या होता है, ये हम आपको पहले बताते हैं, ठीक। क्या सर्गवांगसम और समरूप। तो देखिए पहले हम आपको समरूप के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं, समरूप। तो समरूप के मतलब जो रूप में क्या हो, एक हो। एक होता है सर्गवांगसम। इस सर्गवांगसम किसको बोलते हैं, तो सर्गवांगसम बोलते हैं कि रूप में भी क्या हो, एक हो, और साइज में भी क्या हो, बराबर हो, है ना, साइज में क्या हो, बराबर हो, और रूप में एक हो। अगर मान के चलिए एक हम पेपर लिए हुए हैं, चाहे एक त्रिभुज लिए हुए हैं, और एक त्रिभुज के, अगर मान के चलिए यहाँ पर कोई त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक त्रिभुज आपका हो गया, ठीक, ऐसे एक आपका ब्लू त्रिभुज हो गया और एक आपका रेड त्रिभुज हो गया, हो गया, हो गया ना ऐसे। अब ये पहले बताइए कि यदि हम ये त्रिभुज के रूप देखें तो दोनों का रूप सेम लग रहा है, तो ये त्रिभुज के, इसको हम बोलेंगे समरूप। यानी कि मान के चलिए कि ABC, यहां पर है MNO। तो यदि दोनों का क्या है, क्योंकि समरूप का सबके प्रमेय अलग अलग होता है, सर्गवांगसम के अलग अलग होता है, तो समरूप के चिन्ह ऐसे होता है ना, समरूप के चिन्ह ऐसे होता है, और सर्गवांगसम के चिन्ह इस टाइप के होता है। समझ गए ना, यानी बराबर और ऊपर समरूप। तो चलिए, रूप में एक हो तो क्या उसको बोलते हैं, हाँ, यदि रूप में सेम हो तो उसको समरूप बोलेंगे, लेकिन रूप में भी सेम हो और साइज में भी सेम हो, बराबर हो, उसको सर्गवांगसम। इसको उठा के पर रख दें, अगर इसको पूर्ण रूप से ढक ले तो इसको सर्गवांगसम बोलते हैं। और एगो बड़ा हो एगो छोटा हो तो इसको बोलते हैं, अगर दोनों के रूप एक लग रहा है तो ये क्या है, समरूप है। समझ गए। चलिए, तो अभी हम केमा में पढ़े थे
यहाँ पर कहने का मतलब है कि बोल रहा है क्वेश्चन में कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ऐसे क्या है, कोई त्रिभुज बना दिए, ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ, ठीक। इसमें दिया हुआ क्या था, इसमें दिया हुआ था कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी आंतरिक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और उनकी आंतरिक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ ऐसे दिया हुआ है। ई कोण जो आपका दिया गया है ई कोण के बराबर है, ठीक है, ऐसे दे ले है। और ई कोण जो है ई कोण के बराबर है, बीच वाला भुजा ई भुजा के बराबर है। यानी कहने का इसका मतलब है कि कोण बी जो है कोण ई के बराबर है। इसी प्रकार कोण सी जो है कोण एफ के बराबर है। तथा तथा क्या, तो भुजा बीसी, भुजा क्या बीसी कितना के बराबर है, ई एफ के बराबर है। देखो ये कोण ई कोण के बराबर है, ई कोण ई कोण के बराबर है। इसमें आंतरिक में भुजा जो बीसी इसके बराबर है, यानी दोनों कोण के बीच वाला भुजा भी एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो ई कंडीशन में वो दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम मतलब समझ गए, ई उसका क्या है, सर्वांगसम होने का ई क्या है, तो ये परिमेय है, समझ गए। तो ये प्रमेय आपका कितना में दिया हुआ है, जल्दी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमेय कितना, 12। प्रमेय कितना, 12। प्रमेय 12 में क्या दिया गया है कि यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाएंगे। देखिए वही वाला के कितना, 10 के उल्टा। 10 में क्या बताया जा रहा था कि यदि किसी भी त्रिभुज के भुजा बराबर हो, यानी बराबर भुजा हो, तो उसके सामने का कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहां पर बता रहा है 12 में कि यदि किसी त्रिभुज के कोण बराबर हो तो उसके सामने के भुजा बराबर हो जाएंगे। यही ना बोल रहा है, समझ में आया कि नहीं। इसका कहने का मतलब ही है कि यदि मान के चलिए कि कौन, चलिए यही त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक। तो चाहे ये वाला के चलते हैं, ठीक। देखिए ये हमको भुजा पता नहीं, ठीक, भुजा हमको पता नहीं है, लेकिन हमको पता क्या है कि कोण बी बराबर क्या है, कोण सी है। तो कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी। तो इसलिए बताइए ए बी बराबर क्या होगा, जल्दी फटाफट बताइए। ए बी बराबर क्या होगा, ए सी होगा। ए बी बराबर ए सी, ये केमा प्रमेय, 12 प्रमेय। 12 प्रमेय भी सब बच्चा को समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13, यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत तीन भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं है ना, तीन भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाएं के बराबर हो, कहे कि इसका मतलब ये है कि यहां पर एक त्रिभुज, यहां पर एक और त्रिभुज हो गया ऐसे, और यहां पर नाम है ए बी सी, यहां पर डी ई एफ है। समझ में आया। अब संगत पहले हम भुजा कहते किसको है, पहले हमको समझना है संगत भुजा चाहे संगत कोण, संगत भुजा किसको बोलते हैं। तो देखिए संगत भुजा हम किसको बोलते हैं, ठीक है ना। संगत भुजा हम बोलते हैं कि जैसे मान के चलिए कि ए बी है, ए बी है, ए बी के एक ही साइड के एक ही कंडीशन के ये संगत हो गया। इसका संगत ये हो गया, इसका संगत ये हो गया, और इसका संगत ये हो गया। समझ में आया, यानी इसका संगत हुआ है ना, और ई जो है इसका संगत हुआ। समझ में आया, यानी ई भुजा जो है ई भुजा के बराबर है। ई भुजा यानी कहने का इसका मतलब है कि देखिए, कहने का मतलब है कि ए बी जो भुजा है, ए बी भुजा है किसके, तो डी ई, डी ना, डी के बराबर है। इसी तरह से ए सी भुजा बताइए किसके बराबर है, तो डी डी एफ के बराबर है। और बी सी भुजा बताइए किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। इसको उठा के इस पर रखोगे, इसको पूर्ण रूप से क्या कर लेगा, ढक लेगा। बोलिए यहां बात समझ में आया, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि 9th क्लास के जो है ना, 9th क्लास के प्रमेय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 10th क्लास में भी आपको काम करने वाला है। समझ गए। तो आगे बढ़े केमा। हाँ अब हम पढ़ेंगे
14वां, है ना। यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे समकोण त्रिभुज के, है ना, कर्ण और संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। कहने का मतलब है यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजाओं के बराबर हो। कहने का मतलब है कि दो आपका क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। चलिए बताइए, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये पहला समकोण त्रिभुज हो गया, आई केमा हो गया, दूसरा समकोण त्रिभुज हो गया। क्लियर। अब बताइए इसमें ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी को हम क्या बोलते हैं, इसे बता दीजिए। तो ये मेरा कर्ण हो गया और यहाँ पर यहाँ कर्ण हो गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ मान लीजिए इसका नाम क्या है, नाम इसको देते हैं। चलिए मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। एकदम बढ़िया से ध्यान से समझना है। अब ई पहले बताइए, बोला जा रहा था कि एक त्रिभुज के कर्ण, है ना, एक त्रिभुज के अति यानी पहला त्रिभुज के कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर, और पहला त्रिभुज के एक भुजा दूसरे त्रिभुज के एक भुजा के बराबर, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, संगत होना चाहिए, मतलब एक ही कंडीशन के होना चाहिए। तो यहाँ कर्ण इसका एसी है, तो एसी जो है किसके बराबर है, तो डीएफ के बराबर है। देखिए कर्ण की बात हो रहा है। आंकड़ा में से जो है संगत कोण अति संगत भुजा, कोई एक संगत भुजा, तो चलिए ए बी को लेते हैं। ए बी बताओ किसके बराबर है, डी ई के बराबर है। तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों त्रिभुज हो जाएंगे क्या, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी कि एक को उठा के दूसरा पर रखेंगे तो इसको पूर्ण रूप से क्या करेगा, पूर्ण रूप से क्या करेगा, ढक लेगा। ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, ये आपका सर्वांगसम हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर, इस समझ में आया कि नहीं आया, कि तो नहीं इसी आगे में बढ़ रहे हो, बताइए आ गया ना बढ़िया से। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट लिखा लिए के माँ। ये प्रमेय कितना भी हम बताएं, हम 13 14 दोनों हो गया ना। आपका प्रमेय 13 भी हो गया और प्रमेय, हाँ प्रमेय 14 भी हो गया, 14 भी हो गया। ठीक, तो चलिए अब हम चलेंगे कितना, प्रमेय इस सब के खत्म कीजिए और यहीं पर भरते हैं। चलिए प्रमेय कितना हो जाएगा, प्रमेय 15, प्रमेय 16, प्रमेय 17, प्रमेय 18, प्रमेय है ना, प्रमेय 19, अप्रमेय 20। ठीक, चलिए हल्ला बंद कीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रमेय कितना में, 15 में चलते हैं। 15 में क्या दिया हुआ है, 15 में दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो तो बड़ी भुजा, है ना, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो, दो भुजा बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सामने, बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होगा, बड़ा होगा। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर न हो, इसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, क्या है, ये सब के हम थोड़ा मिटा देते हैं, है ना। चलिए इसको थोड़ा समझ लीजिए बढ़िया से। यहाँ पर समझिए, पहले समझना जरूरी है, नहीं तो फिर अपना घर पर देखिएगा सब समझ में खूब बढ़िया से आ जाएगा। देखिए कहने का इसका मतलब है कि कोई भी त्रिभुज रहे और उसमें से दो भुजा बराबर न है, यही ना कहे का मतलब है। देखिए मान लीजिए कि हम कोई त्रिभुज बना दिए, ठीक, ऐसे त्रिभुज बना दिए। अब बताइए ये जो है अलग है ना, ए बी सी, है ना। तो अगर मान लीजिए कि ये जो है सबसे छोटा है, इससे थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आई सबसे बड़ा है, देख रहे हो। तो याद रखिएगा कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण भी बड़ा होगा। बताइए कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है, ए कि बी कि सी? अरे कोण की बात कर रहे हैं हम, भुजा की बात नहीं कर रहे हैं। बी होगा, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा एसी है तो सामने वाला कोण तो बी हो रहा है, तो इस सबले क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ में आया।
यानी सबसे बड़ा, अरे मेरा नहीं, देखिए सबसे बड़ा भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो एक उल्टा बोल देते हैं, हो सकता है कि प्रमेय में आगे देले होगा कि सबसे बड़ा कोण के सामने का भुजा सबसे बड़ा होगा। चलिए आते हैं 16 में। किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो तो बड़े कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है। आ गया ना? यानी अगर दो कोण असमान हो मतलब सब अलग अलग हो, तो इसमें बताओ सबसे बड़ा कोण कौन बुझा रहा है? जल्दी बोलिए। सबसे बड़ा कोण कौन है? बी है। तो इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन होगा? क्या होगा? एसी हो जाएगा। समझ में आया? सबसे बड़ा भुजा एसी हो जाएगा। ये बताइए केमा में था? 16 में। चलिए आते हैं 17 में। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। चलिए ये और बढ़िया बात है। अगर हम कोई भी त्रिभुज ले लें, कोई भी त्रिभुज ले लें, चलिए यहां पर त्रिभुज ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक त्रिभुज ले लिए, चलिए ये मान लो 50 डिग्री है ना, चाहे इसको मान लेते हैं 70 डिग्री। कितना है ये? 70 डिग्री है। और ये जो है 60 डिग्री है ना, और ये 50 डिग्री है। तीनों का योगफल कितना आ रहा है? जल्दी बता दीजिए, बोलिए। यानी त्रिभुज के तीनों का कोण का योगफल कितना होता है? तो चलिए ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो है आपका 3 गो कोण है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज में ये लक्षण होता है, यानी कि त्रिभुज प्रमेय बोलता है। आपका कितना प्रमेय बोल रहा है? आपका 17 प्रमेय में बोल रहा है। 17 प्रमेय में ये बताया जा रहा है कि अगर हम कोई भी त्रिभुज के दो कोण को जोड़ेंगे तो तीसरा से बड़ा हो जाएगा। चलिए दो को जोड़ते हैं। 50 और 60, 7 अथी 6 और 5 11, 110। 70 से ज्यादा हो गया कि नहीं? अभी दोनों को जोड़ते हैं। 7 6 13, 130। 50 से ज्यादा हो गया कि नहीं? ये दोनों को जोड़िए तो 7 5 12, 120। 60 से ज्यादा हुआ कि नहीं? यानी कि त्रिभुज के एक स्वभाव होता है, एक लक्षण होता है कि जब दो कोण के जोड़िएगा तो तीसरा से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। यही है प्रमेय कितना में? 17 में। 17 में था? 17 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 18। किसी समांतर चतुर्भुज का कोई विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। किसी समांतर चतुर्भुज, अगर कोई, सबसे पहले हमको ये जानना है कि समांतर चतुर्भुज कहते किसको है। तो देखिएगा, समांतर चतुर्भुज हम इस टाइप के चतुर्भुज को बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा। चलिए हम समांतर चतुर्भुज पहले समझ लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज कहते किसको है। समांतर चतुर्भुज उसे बोलते हैं जिसकी आमने सामने के भुजा क्या हो? जल्दी फटाफट बताइए। बराबर हो। आमने सामने के भुजा बराबर हो, लेकिन विकर्ण क्या हो? अलग अलग हो। लेकिन आमने सामने के भुजा, जिस चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा बराबर हो और उसका जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो हम उसे आयत कहते हैं। ये पता है ना आपको? आयत कहते हैं। और आयत में चाहे ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिस चतुर्भुज के, ओह अरे यहां पर ध्यान दो, तक का नौटंकी कर ले पागल जैसा। जिस चतुर्भुज के आमने सामने के क्या हो? तो भुजा क्या हो? बराबर हो। और विकर्ण क्या हो? अलग हो। तो बताइए उसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। आमने सामने के भुजा क्या हो? आमने सामने के भुजा बराबर हो, अभिकर्ण अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। और जिस चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा बराबर हो, अभिकर्ण भी बराबर हो, तो बताइए उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। दोनों बात समझ में आ गया? देखिए यहां पर बताइए, तो ये क्या है? ये कौन चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। यदि हम इसे दो बराबर भाग में बांट दें तो बताइए केगो त्रिभुज हो गया? दो त्रिभुज हो गया। ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। बात समझ में आया? दोनों के दोनों त्रिभुज क्या होंगे? कब? जब हम समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भाग में बांट देते हैं, यानी विकर्ण के हिसाब से बांट देते हैं। विकर्ण को इसे खींच देंगे तो दो त्रिभुज बन जाएगा, वो दोनों के दोनों सर्वांगसम हो। आगे बात समझ में? ये केमा में था? 18 में था। चलिए 19 वाला। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा किसको बोलते हैं?
बोलिए, सम्मुख भुजा का मतलब आमने सामने की भुजा। अब देखिए क्या समांतर चतुर्भुज बोल रहा है ना, हाँ, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। अच्छा ये पहले बताइए, इस समांतर चतुर्भुज है तो एक सम्मुख मतलब सामने की भुजा, देखिए अभी तो बताए थे कि आमने सामने की भुजा इसके क्या होता है, बराबर, ई इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर। अब आ जाइए कितना में, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि यदि हम ये समांतर चतुर्भुज ऐसे खींच दिए, ठीक, ऐसे खींच दिए, ठीक, तो ई तो हमको पता पहले से है कि ई भुजा का बराबर होगा, ई भुजा का बराबर होगा। लेकिन सम्मुख कोण भी इसका क्या होता है, बराबर होता है। ये कोण ई कोण दोनों क्या है, बराबर है। ई कोण और ई कोण दोनों क्या है, बराबर है। ये कौन थी चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के। बोलिए यहां तक समझ में आ गया? हाँ, एक और समझ लीजिए, प्रमेय कितना 21 भी समझ लीजिए। प्रमेय कितना, देखिए प्रमेय 21 में क्या है, 21 में कितना दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब समांतर चतुर्भुज के जब हम दोनों विकर्ण को खींचे तो बेचारा अपने आप में दो बराबर भाग में बंट जाता है। कैसे, तो यहां पर देखिए समांतर चतुर्भुज है, यहां पर इसको खींचते हैं, ये दो बराबर भाग में बंट गया। आधा भाग इधर, जितना भाग ई होगा, अगर पूरा मान लो कि 24 है, ये 24 पूरा है, तो एन ई 12 हो जाएगा, यहां से यहां ले एन ई 12 हो जाएगा। बात समझ में आया? आई पूरा 16 है तो 8 इधर हो जाएगा और 8 इधर हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया? हाँ, कि कोई दिक्कत इसमें? तो देखो तो प्रमेय कितना बढ़िया से फाइनल कर देता है। प्रमेय बताइए, खूब बढ़िया तरीका